प्रीवियस वीडियो देखा वो एक एरिया टू रिलेटेड सर्कल्स का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, राइट। जिस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने ये चीज़ सीखी कि बेसिकली आपको कौन से फॉर्मूलोज के साथ काम पड़ेगा, क्या फॉर्मूले आप डील करने वाले हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली चीज़ें आपने सीखी हैं। अभी उन फॉर्मूलेज का यूज़ करते हुए आपको कौन से क्वेश्चंस या फिर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ये वाली चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस क्वेश्चन बनाने वाली टोटल प्रोसेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, एक अभी जो मैं बना रही हूँ, एक इसके बाद वाला, ठीक है। टोटल 2 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स में हम इस चीज़ को कैसा करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों के पास जो पहली चीज़ है, कुछ इस प्रकार के सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ें, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, कि आपको रेडियस की वैल्यू लेट से कुछ भी दी हुई है, मान लेते हैं रेडियस बराबर दिया है 8.4 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में उसने तुमसे पूछ लिया कि सरकमफरेंस कैलकुलेट करो। वैसे तो ये बहुत ही छोटे से बच्चों जैसा सवाल है, बट फिर भी तुम लोग भी कोई छोटे बच्चों से तो कम हो नहीं ना। छोटा सा दिमाग है और छोटे से दिमाग में आधे से ज़्यादा चीज़ें ब्लैंक है, भूसा भरा हुआ है। सो देयरफॉर इसीलिए तुम लोगों के लिए रिवाइज कर देना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो सरकमफरेंस पूछ लिया, तो सिंपल सी चीज़ है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला C=2 पाई r, यहाँ पे 2। अब बात आती है पाई की वैल्यू क्या रखनी है। देखो, थोड़ी सी ना एक इंसान के अंदर ना बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है। तो आप 22/7 भी रख सकते हो या फिर पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हो, और सॉरी 3.14 भी रख सकते हो। लेकिन तुम ये देखो कि अगर तुमने 3.14 रखी तो तुम्हें 8.4 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। फालतू की झंझट झमेला है। इससे बेटर है कि आप वहाँ पे 22/7 रखो, क्योंकि जब तुम ये वैल्यू 22/7 रखोगे तो नीचे का 7 और ये ऊपर वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिलेशन होगा। इसीलिए अदरवाइज तो मल्टीप्लिकेशन भी करना चाह रहे हो, नो इशू। 2 × 22 ये हो गया आपका 44, और ये आ गया 1.2 से इसका मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा है, सादा सा है, कर लो, आंसर आ जाएगा 58.2 सरकमफरेंस का। अब सरकमफरेंस की यूनिट क्या रखेंगे, तो सरकमफरेंस एक टाइप से कहा जाए तो वो पेरीमीटर है, यानी कि अगर वो पेरीमीटर है मतलब वो लेंथ है, लेंथ यानी कि वो एक 1D फिगर है। तो 1D फिगर की जो यूनिट होती है उसमें आपको सिर्फ सेंटीमीटर लगाना होता है, ना कि कोई सेंटीमीटर स्क्वायर और ना ही कोई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ओके, अब जैसे इसी टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 2 क्रिएट किया जा सकता है। आपको गिवन पार्ट में लेट्स इमेजिन सरकमफरेंस दे दिया, सरकमफरेंस आपको गिवन है, अभी गिवन क्या था, रेडियस, अभी सरकमफरेंस आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में उसने तुमसे पूछ लिया है लेट्स इमेजिन एरिया। कैसे निकालेंगे, इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है, बट हम लोग दोनों तरीकों में बात करते हैं धीरे धीरे। बट सबसे पहले अगर आपको सरकमफरेंस दिया है तो सबसे पहले आप ये सोचो, आप उससे कभी भी डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल आपको रेडियस की वैल्यू ना दी हो। अगर रेडियस की वैल्यू दी होती तो फिर सरकमफरेंस की नीड ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको सरकमफरेंस से एरिया जाना है तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा कि सरकमफरेंस से पहले आप लोगों ने रेडियस कैलकुलेट किया, और जैसे ही रेडियस मिल गया फिर आपने क्या कैलकुलेट किया, एरिया। ये वाला सीक्वेंस तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। सरकमफरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22। ये 2 वैसे का वैसी, पाई की जगह अब क्या पुट करना है। अगेन एक स्मार्ट इंसान यहाँ पे 22/7 पुट करेगा, क्योंकि जब वो यहाँ पे 22/7 पुट करेगा तो ऐसे में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का 22 है और जो राइट साइड का 22 है वो कैंसिल आउट होगा। याद रखना, अभी इस वीडियो के बाद तुम्हें मुझसे कॉपी चेकिंग करानी है। कॉपी चेकिंग कराते वक्त ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि कोई भी पगला बिना होशो हवास के कोई भी पाई की वैल्यू पुट कर रहा है। थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना। अगर तुमने स्मार्ट वर्क नहीं दिखाया, मैं तुम्हें एरर भी नहीं बताऊंगी, मैं सीधा बोलूंगी क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ठीक है, याद रखोगे। ऊपर से पॉइंट नंबर 2, हमेशा कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड करो। ये आदत वैसे तो 7th स्टैंडर्ड से लगाई जाती है, बट क्योंकि तुम लोगों का 7th डूबा हुआ है, 8th डूबा हुआ है, 9th में टूटी फूटी हालत में आए हो, 9th में भी तुमको सिखाया गया है कैलकुलेशंस कैरी फॉरवर्ड करना,
क्योंकि 9th चैप्टर में नहीं पढ़ाया था एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब होता है पगले के जैसे 2 और 22 को मल्टीप्लाई मत कर देना, उसको 44 मत करना, 44 को 7 से डिवाइड भी मत करना। हमेशा अपनी याद रखना कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड करें। कैरी फॉरवर्ड का मतलब 7 अगर आपको यहाँ पर डिवाइड में दिख रहा है तो पगले के जैसे डिवाइड करके आंसर पॉइंट पे मत ले आओ, उसको उठा के लेफ्ट साइड में 22 के पास लेकर जाओ। तो ये जो 7 है, ये 7 पहले से डिनोमिनेटर में है। अगर आप इस 7 को उठाकर लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो ये 7 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये इस तरीके से 22 मल्टीप्लाई बाय 7, और जो वहाँ पे रेडियस के पास में जो 2 इंटू 22 पहले से है, ये दोनों जो है ये दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों जब इधर आएंगे तो ये दोनों इस तरीके से डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखो ऊपर का 22 नीचे का 22 कटा, यहाँ से सीधा रेडियस की वैल्यू आ गई 7/2। यूनिट डाल देते हैं सेंटीमीटर। कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने की, छोड़ दो, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ो, ठीक है। अच्छा, बट क्वेश्चन में तो हमसे एरिया पूछा था, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बोल रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 22/7। अच्छा, रेडियस का स्क्वायर बोल रहा है तो 7/2 का स्क्वायर। अब कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं करेगा कि आप 7 का स्क्वायर 49 कर रहे हो, 2 का स्क्वायर 4 कर रहे हो। इससे बेटर है कि 7/2 को आप इस तरीके से 2 बार कर दो। तो देखो ये 7 कट गया, ये 2 और ये 22 कट गया, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 11 7 77/2। एरिया और यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपका एरिया। चाहे तो तुम इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो या फिर इसको पॉइंट में निकाल दो। पॉइंट में भी निकाल दोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो यूजुअली टीचर्स होते हैं उन लोगों के पास आंसर फ्रैक्शन के बदले पॉइंट्स में आते हैं, अनलेस एंड अनटिल फ्रैक्शन बहुत ही गंदा वाला ना दिया हो। अब यहाँ पे लोगों से एरर होती है। अब जैसे हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, उसमें भी मैंने आपको वीडियो के एंडिंग में 2 एरर बताई थी। बहुत सारे लोगों ने उस एरर को ध्यान में रखा और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो एरर रिपीट नहीं की। बट तुम में से 3 या 4 लोग ऐसे थे, हिमांशु था, एक वीरश्री थी, नूतन थी, जिन्होंने वो एरर रिपीट की थी। तो आपको अगर किसी वीडियो में एरर बताई जाती है तो एरर इसीलिए बताई जाती है ताकि वो आप रिपीट ना करो, आपसे वो गलती ना हो, तो उसको दिमाग में स्टोर रखना। यहाँ पे देखो लोगों से कैलकुलेशन में एरर होती है, उन लोगों से कैलकुलेशन में एरर होती है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो वो लोग पता है क्या करते हैं, ये देखो 22/7 लिखते हैं, इंटू में 7/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। उनकी फिलॉसफी कुछ इस तरीके से चलती है, ये वाला 7 और ये वाला 7 काट दिया, काट देने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये वाली हरकत वो करते हैं। याद रखना, बिफोर डूइंग स्क्वायर जब तक आप स्क्वायर ना कर लो, नेवर डू कैंसिलेशन। ये आप पार्ट याद रखना, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसमें अभी भी जानती हूँ कि मैंने ये एरर बता दी है, लेकिन फिर भी लोग इस पॉइंट पे एरर करेंगे। ऐसी कोई कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आप पहले उसको ऐसा डबल के फॉर्मेट में लिख लो या स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लो, फिर जो आंसर आता है उसको कैंसिल आउट करो, बट पहले कैंसिल आउट करके फिर आंसर निकालना ये गलत चीज़ है, ठीक है। यूनिट्स का ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जैसे बोला जाएगा कि सरकमफरेंस आपको दिया हुआ है लेट्स से 22 सेंटीमीटर, यही ऊपर वाला ही सवाल है, और वहाँ से उसने तुमसे पूछ लिया है एरिया, बट किस चीज का एरिया पूछा है? एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ये पूछा है। अब आई डोंट थिंक कि इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर किसी ने अच्छे से देखा है तो उस इंसान को इस वाले पार्ट में डाउट है टू फाइंड के। अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हम किस चीज को कहते हैं, जो कि मेरे को लगता है तुम्हें पता भी है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। सरकमफरेंस आपको गिया है, कभी भी आप सरकमफरेंस से डायरेक्टली एरिया में नहीं पूछ सकते। मैंने ऊपर ऑर्डर क्या बताया था, पहले सरकमफरेंस से रेडियस ढूंढो, फिर रेडियस से हम लोग क्या ढूंढेंगे? एरिया ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी ऊपर ही देखो यही सेम क्वेश्चन था, इसी सेम क्वेश्चन का रेडियस मैंने निकाला था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन को यूज करके कि 7/2 सेंटीमीटर आया है। लेकिन तुम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, नोट्स कॉपी में पूरा सॉल्व करके मुझे जब PDF भेजोगे ना कि चेकिंग के लिए, तो सब मेरे पास याद रखना ये r = 7/2 डायरेक्ट नहीं होना चाहिए।
जिसका इसमें भी मुझको ये डायरेक्ट दिखा, मैं उसको ये वाला सोल्यूशन 20 टाइम्स लिखूंगी। सोच लो तुम्हें 20 टाइम लिखना है पूरा सोल्यूशन कि वो स्टेप बस एक बार लिख लेनी है। डायरेक्ट लिखने का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एरिया निकालना है, बट एरिया आपको उस बार सर्कल का नहीं निकालना है, इस बार आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब इसको देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ भी लोगों से गलती होती है, उस एरर को भी मैं बताऊंगी क्या गलती होती है। देखो पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने डाल दी कितनी 7/2 उसका होल स्क्वायर, 4 को खा गए। ये एक एरर, जो एरर बेवकूफों से हो सकती है, आई डोंट थिंक कि स्मार्ट लोगों से होगी। 4 को कोई खा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे दो प्रकार की एरर होती हैं। लोग पहला यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे अपन एरर करके हेडिंग डाल देते हैं कि गलतियाँ क्या होती हैं। गलती नंबर 1 ये होती है 4 को भूल जाते हैं। 4 कहाँ है, गए, भूल गए। अच्छा, ये गधे करते हैं। पॉइंट नंबर 2, 4 लिखना कहाँ है। ठीक है, इसको लेके कन्फ्यूजन, लिखना कहाँ है, ये उन लोगों की कन्फ्यूजन। तो ऐसे में कन्फ्यूज मत हो। 4 डिनोमिनेटर में उनको ऐसा लगता है कि 22/7 के नीचे में यहाँ 4 लिखें कि 7/2 के होल स्क्वायर के नीचे 4 लिखें, उनकी को समझ ही नहीं आता है। अरे तो इतने कंफ्यूज मत हो। आपको जो ओरिजिनल फॉर्मूला दिया गया था, उस ओरिजिनल फॉर्मूले में 4 कहाँ था, डिनोमिनेटर में था, पक्का ना। बस तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो गया। डिनोमिनेटर वाली चीज को ऐसा लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 1/4। डिनोमिनेटर वाली चीज को कैसे लिख दो, ऐसा लिख दो कि मल्टीप्लाई बाय 1/4, बात खत्म। 1/4 कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि 22/7 के नीचे 4 लिखें कि ऊपर लिखें कि शिफ्ट होगा कि कहाँ होगा, सीधा लिखो 1/4। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो कैसी होगी कैलकुलेशन, 22/7 इंटू में 1/4। मैं कभी भी एक्सपैंड नहीं करूंगी, मैं इस चीज़ को पहले ऐसा लिख लूंगी ताकि जितना कैंसिलेशन मैं कर सकती हूँ मैं कर दूँ। 7 कट गया, 2 और ये कट गया, यहाँ 11 बचा, तो ऊपर में आ गया 77, नीचे में आ गया 8। तो ये आपका आंसर आ गया किस चीज़ का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का। जो भी फाइनल आंसर आप निकालो, उस फाइनल आंसर को इस तरीके से बॉक्स में डालकर रखिएगा। ठीक है, देयरफॉर लगाकर, यूनिट्स में गड़बड़ी मत करना। ठीक है, तो ये सीख लिया हम लोगों ने तीसरा टाइप का सवाल। लग रहा होगा कि अरे कितने आसान सवाल ये बता रही है, बट तुम सोचो ये आसान सवाल ही आप लोगों से नहीं बनते हैं जब पेपर में दिए जाते हैं। तो उस वक्त ताकि तुमसे बने, इसीलिए अभी आपको छोटे छोटे प्यारे आसान सवाल दे के आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है, या फिर कह सकते हो प्रैक्टिस ली जा रही है। अब आते हैं हम लोग आपके सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में जो भी बताने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने अगर 8th स्टैंडर्ड ईमानदारी से पढ़ी है तो आपको ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपने आपकी 8th स्टैंडर्ड ईमानदारी से नहीं पढ़ी है तो इस सवाल में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि मैंने 8th वालों को पढ़ाया है, मुझे पता है कि 8th में ये टॉपिक है और मैंने उनको सिखाई ये चीज़ें। हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपने लेट से 8th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ी लेकिन आपको सिखाने वाले ने अच्छे से नहीं सिखाया, ये भी एक हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता भी है। टीचर्स यूजुअली एनसीईआरटी रटवाने पे उनका फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से एनसीईआरटी रटवा दो, एनसीईआरटी का एक एक सोल्यूशन आपकी कॉपी में दे दो, और एक एक सोल्यूशन आप लोगों के कॉपी में जब आ जाएगा तो आप लोग उस सोल्यूशन को रट लो और वैसा ही एग्जाम में जाके उगल लो। बट याद रखना, मैथ्स पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है। मैथ्स में चीज़ों को रटा नहीं जाता है, उन्हें समझा जाता है, समझ समझ के किया जाता है। ठीक है ना, चलो आगे हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन तो तुम लोगों ने अभी तक रीड कर ही लिया होगा। इस क्वेश्चन में किस फिगर के बारे में बोल रहा है, सबसे पहले आप उस फिगर को डिटेक्ट करो। तो इस क्वेश्चन में आपको सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इसके बारे में बात की जा रही है। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज नथिंग बट इट इज योर डी, जिससे आप एंगल्स वगैरह क्रिएट करते हो। लेट से ये आप लोगों का डी है, मेरा डी उतना खूबसूरत नहीं बना है बट मान लो यार कि डी है। ठीक है, अच्छा अभी इस डी का आपको पेरीमीटर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेरीमीटर? कई लोगों को लगता है कि पेरीमीटर, देखो मैं इसमें एरर बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना, यह हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है जिसको आप लोगों को मतलब हमने देखा है स्टूडेंट्स को गलती करते हुए।
तो हम ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट बैच आए वो उन गलतियों को रिपीट ना करे। ठीक है, ये गलतियां मैंने खुद ने अपनी लाइफ में कभी नहीं की है, बिना स्टूडेंट भी नहीं की है, बट सबका अलग अलग स्टेटस रहता है मैथ्स को लेकर। बट फिर भी जो गलतियां मैंने लोगों को करते हुए देखा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें वो पॉइंट्स बताऊं जहां पे तुम गड्ढा कर सकते हो। लोगों को जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, वो क्या करते हैं, भले ही वहां पे वर्ड पेरीमीटर लिखा हो, बट उनको लगता है कि अरे वाह ये तो एक सेमी सर्कल है, तो वो लोग आगे पीछे कुछ सोचते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि सेमी सर्कल है तो दाएं से वो लोग क्या करते हैं, चाहे पेरीमीटर हो या चाहे एरिया हो, वो लोग पेरीमीटर की जगह पे भी क्या लिख देते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये लो, ये वो कर देते हैं। अरे बट तुमको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर और सेमी सर्कल इज नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2, इट इज इक्वल टू एरिया। ये फॉर्मूला एरिया का है बाबा जी लोग, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला ना है। तो ऐसे केस में अभी पेरीमीटर का फिर फॉर्मूला क्या है मैडम, आपने तो सिखाया ही नहीं, मैंने नहीं सिखाया, 8th क्लास की टीचर ने तो सिखाया होगा ना। 8th क्लास में जिस भी ट्यूशन में जाते थे, जिस भी स्कूल में जाते थे, वहां से कुछ तो पढ़े होगे, खुद की कुछ तो बुद्धि लगाई होगी। अभी मैं 9वीं के प्रियांशु को दूंगी ना, वो बना डालेगा। क्यों? क्योंकि 8th में उसको ये सिखाया है। तो ऐसे केस में हम आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे करते हैं। पेरीमीटर का बेसिक फील क्या आती है पेरीमीटर वर्ड को सुनकर? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस का मतलब होता है आपकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का एडिशन। ठीक है, आपकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के एडिशन को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेरीमीटर। अब जैसे ए से लेकर बी ये एक लेंथ है, उसके अलावा एक लेंथ इसको भी कहेंगे। ए से लेकर ये जो गोला है, ये जो गोला पार्ट है, ये जो गोला वाला पार्ट है, इसको भी एक प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर सेमी सर्कल की लेंथ कहेंगे। एक लेंथ ये हो गई जिसको मैंने ब्राउन शेड से बनाया है, एक लेंथ ये हो गई जिसको मैंने ग्रीन शेड से बनाया है। ये 2 टाइप की लेंथ हो गई आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये आपका एंड पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट, और ये होता है सेंटर, ये होता है सेंटर। तो यानी कि ये जो ए बी है, ये ए बी कुछ और नहीं बल्कि ये ए बी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये जो ए से लेके बी है, ये जो इतना हिस्सा है, ये क्या है, ये सरकमफेरेंस ही है। बट सरकमफेरेंस का कितना पार्ट है? ये आधा पार्ट है। सरकमफेरेंस डिवाइड बाय 2 है। क्यों? क्योंकि पूरा गोला होता तो कंप्लीट सरकमफेरेंस होती। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर कोई मुझसे पेरीमीटर पूछेगा किस चीज का, आपके इस सेमी सर्कल का, तो इस सेमी सर्कल का मैं पेरीमीटर क्या लिखूंगी? ऊपर की आधी सरकमफेरेंस। तो बेसिकली सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। लेकिन यहां पे आप लोगों को ये बोला जा रहा है आधी सरकमफेरेंस, क्योंकि सर्कल आना है, तो इस हिसाब से वो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर। और प्लस में नीचे वाली लेंथ भी तो ऐड करनी पड़ेगी, डायमीटर। तो ये मैंने लिख दी डायमीटर। चाहो तो तुम इस डायमीटर को रिप्लेस कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ आर भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने पिछले वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में पेरीमीटर और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसको अपनी इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट के सेक्शन में लिख लेने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लोगों से देखो एरर नंबर 2 जो होती है, ये तो हो गई एरर नंबर 1। अभी एरर नंबर 2 को देखते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है तो एक अगर सर्कल होता तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता। सरकमफेरेंस मतलब वही पेरीमीटर। तो उन्हें लगता है कि अच्छा फिर तो सेमी सर्कल उसका आधा हुआ। तो जिस तरीके से हम एरिया को आधा कर देते हैं उस तरीके से वो लोग सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को भी आधा कर देते हैं और लिख देते हैं वहां पे पाई आर। वहां पे क्या लिख देते हैं? पाई आर। ये गलत है। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर का आधा पाई आर नहीं होता है, उसमें आपको डी फॉर डायमीटर भी ऐड करना पड़ता है। और क्यों ऐड कर रहे हैं तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना? क्यों ऐड किया जा रहा है ये आपको एटलीस्ट दिख रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में आपको इस पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 108। और आपको डायमीटर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो पेरीमीटर की वैल्यू 108, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर फॉर रेडियस, क्या ये मुझको पता है? क्या ये मुझको पता है? आर फॉर रेडियस। अब यहां पे आ गया डाउट, आर फॉर रेडियस तो मैडम नहीं पता। फिर अब आर फॉर रेडियस नहीं पता और ये डायमीटर भी नहीं पता, डाउट डाउट डाउट। तो
भगवान ने बुद्धि दी हुई है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, नीचे वाला यूज़ करेंगे, है ना। आर को वैसे ही रखेंगे, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर। फिर आपने आर को कॉमन निकाल लिया, है ना। कॉमन निकालने के बाद ये 22/7 प्लस में 2, यहाँ पे आ गया 108। अभी इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को आपको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा, 7 2 14, 14 में अगर आपने 22 ऐड कर दिया तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 36 बराबर। तो ये हो गया 36/7, यहाँ पे आर, ये 108। अभी जैसा तुमसे बोला गया है कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड किया करो, वैसे ही कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर देना। कर दिया, ओके। 6 के टेबल से कैंसिलेशन करते हैं, 6 6 36 और यहाँ पे 6 1 6, 4 बचेगा, तो 6 8 48 और कट रहा है, 6 1 6 3 जो डायरेक्ट कर सकते हो कर लो। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में तो डायमीटर पूछा था, तो हमको तो पता है कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस प्रकार से, सो डायमीटर विल बी 42 सेंटीमीटर। ये आ गया आप लोगों का डायमीटर। लास्ट लाइन लिख लेना, लास्ट लाइन पे मार्क्स होते हैं, खत्म। इस तरीके से, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अब हम थोड़े से कठिन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखो कठिन तो नहीं है वैसे, बट दिमाग लगना पड़ेगा। सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तुमने अगर लास्ट वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। डायग्राम सुंदर तरीके से आप बना लेना। इसके सेंटर को मैं C1 कहती हूँ, इसके सेंटर को मैं C2 कहती हूँ, और ये दोनों के बीच की ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इस वाले का एरिया A1 और इस वाले का एरिया A2, अगर तुमने इस A1 A2 को ऐड किया तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि गिवन पार्ट में A1 प्लस A2 की जो वैल्यू है आपको 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दी हुई है। स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट है उसकी। अब गधे समान पाई की वैल्यू मत पुट करना, उसको वैसे ही रहने दो। और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि उसने तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ये वाली वैल्यू उसने आपको 14 सेंटीमीटर दी है। अभी अगर तुमने लास्ट वाला वीडियो पढ़ा है, लास्ट वाला वीडियो लेट से अगर तुमने देखा है, तो तुम्हें पता होगा कि जब हम एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स की बात करते हैं, जब हम लोग एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपके R1 और R2 के एडिशन के बराबर। ठीक है, किसके एडिशन के बराबर, R1 और R2 के एडिशन के बराबर। और ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि R1 प्लस R2 ये मेरे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी R1 कौन है, R2 कौन है, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है। तो ऐसे में जब आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो, ये डायग्राम तो बनाओ, बट इस डायग्राम के नीचे उसका इंट्रोडक्शन लिखना। लेट देयर आर टू सर्कल्स, ठीक है, ऐसा लेट देयर आर टू सर्कल्स विथ सेंटर, ठीक है, C1 एंड C2, ठीक है, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, ठीक है, हैविंग रेडाई या हैविंग रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन दोनों के रेडियस क्या है, R1 और R2 है रिस्पेक्टिवली। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, गिवन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो कंडीशन दी हुई है ना कि A1 प्लस A2 आप लोगों का 140 पाई है, इसी कंडीशन को यूज़ करोगे। एरिया 1 कैसे कैलकुलेट करोगे, पाई R1 स्क्वायर, एरिया 2 कैसे कैलकुलेट करोगे, पाई R2 स्क्वायर, और इक्वल टू 140 पाई। पाई को कॉमन निकालो तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 140 पाई। दोनों तरफ का पाई पाई कट गया, तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 140। ये वैल्यू हम लोगों के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वैल्यू हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, गाड़ी तो फिर भी अटक गई। तो अभी ये हो गया, देखो ये पूरा आपका एक स्टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका पूरा एक स्टेप, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और गिवन लिखा।
यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपकी दूसरी स्टेप, जैसे मैंने एरिया 1 प्लस एरिया 2 वाले कंसेप्ट को यूज़ किया। उसके बाद अब इसके बाद हम तीसरी स्टेप में आते हैं। तीसरी स्टेप होगी R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो ना, सेम वैसे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। अब देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन दी हुई है, और R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो R1 प्लस R2 की जगह आपने वो वैल्यू पुट कर दी 40, बराबर है। अच्छा, और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, 140 था कि क्या था, 130 था, सॉरी मैंने 140 कैसे लिख दिया, ये 130 है, ठीक है, ये 130 है, मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया 140, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 130। अच्छा, ना आपको 2 पता है, ना आपको R1 पता है, ना आपको R2 पता है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। 14 का स्क्वायर 196, 130 वहाँ जाएगा, माइनस होगा, तो 196 में से अगर आपने वो माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आएगा 66 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। 2 को अगर मैं डिवाइड में ले गई तो R1 R2 की वैल्यू वहाँ से कितनी आ जाएगी, 33। कितनी आ जाएगी, 33। ये मेरे को R1 R2 की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे रीजन देंगे कि कहाँ से आई ये वैल्यूज, फ्रॉम 1 and 2 आई हैं। अब उसके बाद अभी भी क्या क्वेश्चन का आंसर आया नहीं, हमने तो स्टेप नंबर 3 भी कर ली। ये क्वेश्चन अभी तक कितने स्टेप्स में कर लिया जा चुका है, टोटल 3 स्टेप्स में किया जा चुका है। अब इसके बाद आपको एक आखिरी स्टेप यूज करनी है, वो आखिरी स्टेप होगी अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है, यानी कि आप R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर लगाओ। क्यों, जब आप R1 स्क्वायर करोगे, R2 स्क्वायर करोगे, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2 करोगे, तो आपको तो पता है कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू 130 दी हुई है, और R1 इंटू R2 की वैल्यू अभी अभी ताज़ा तुमने 33 कैलकुलेट की है। तो अभी आपको यहाँ पे R1 स्क्वायर भी पता था, R2 स्क्वायर की एडिशन भी पता थी, और ये आपको R1 R2 भी पता था। यहाँ से आपके पास R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर की वैल्यू 64 आई, यानी कि R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूँ तो अब क्या अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? तो स्टेप नंबर 4 भी कर ली मैंने। नहीं, अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सोचो, जो सवाल देखने में इतना इजी सा लग रहा था कितना लेंदी है। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये लेट से आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4। हाँ, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो, अब आ जाओ अपनी इस इक्वेशन में। ये जो आपको गिवन दिया है R1 प्लस R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन नंबर 1। और आ जाओ अभी आपकी दूसरी इक्वेशन में R1 माइनस R2 इक्वल टू 8। कुछ याद आया आप लोगों को? क्या है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 5। तो अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 14, R1 माइनस R2 इक्वल टू 8, दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस R2 माइनस R2 गया, 2 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू 22, तो R1 की वैल्यू आ गई 11। ये रेडियस 1 आया। रेडियस 2 कैसे निकालेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट करके रेडियस 2 निकाल लिया तो आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, समझ लो, इस तरीके से आपको ये सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यही सेम सवाल तुमको इंटरनल टचिंग सर्कल्स के केस में भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी यही सेम सवाल एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स के केस में था, यही सेम सवाल इंटरनल टचिंग सर्कल्स के केस में भी किया जा सकता है। तो अपनी स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिख दोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, आप लोगों का इंट्रोडक्शन प्लस आप गिवन लिखोगे। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का जो गिवन है वो गिवन कितना है वो देख लो फटाफट। गिवन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है एरियाज का एडिशन 116 होता है, यानी कि A1 प्लस A2 इक्वल टू 116 पाई, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। तुम्हें पता होना चाहिए इंटरनल केस में डिस्टेंस माइनस करके आता है, यानी कि यहाँ पे R1 माइनस R2 आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, और R1 एक बड़ा सर्कल बनाना, R2 एक छोटा सर्कल बनाना। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टेप नंबर 2 में
इसी A1 और इसी A2 का जो एडिशन 116 पाई दिया हुआ है वहाँ वैल्यूज पुट करो, ये आ जाएगा इस तरीके से। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर करके दिया है, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए। तो यहाँ से R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 116। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 करनी पड़ती है। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लगाते हैं, जो होगा R1 स्क्वायर, जो होगा R2 स्क्वायर। एक मिनट, एक मिनट, प्लस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग इसके आगे की स्टेप करोगे। आगे की स्टेप क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 की वैल्यू तो पहले से दी हुई रहती है, कितनी, इस बार नहीं दी है, इस बार नहीं दी, फिर अब हाँ पिछली बार तो दी थी यार, इस बार तो माइनस दिया है। तो इसका मतलब इंटरनल टचिंग केस के इसमें आपको अब यहाँ पे R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर का नहीं, बल्कि पहले R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको गिवन में R1 माइनस R2 है, तो जो गिवन में हो उसका फॉर्मूला लगाने का। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, 6 का स्क्वायर 36 आया। ठीक है, और उसके बाद पूरी कैंसिलेशंस वगैरह की, 36 में से 116 को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा, और माइनस करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आया उस आंसर को आपने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। होप सो समझ में आई हो मेरी बात। तो यहाँ से R1 इंटू R2 कितना आ चुका है आप लोगों का, 40 आ चुका है। क्या ये बात डाली दिमाग में? अच्छा, R1 इंटू R2 40 निकालने का महत्व होता है, क्या होता है आगे देखेंगे। फिर अब तुम स्टेप नंबर 4 में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लगा दो। तो जब तुम R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लगाओगे, अब आपको वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू पहले से दी हुई है 116, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इसको तो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 दे के रखो, और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो। तो आप कहाँ से लाए हो वैल्यूज़, फ्रॉम 2 एंड 3 लेकर आए हो ये वैल्यूज़। तो 80 और 116 इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने पे ये वाली चीज़ आप लोगों की जो भी आएगी, कितनी आने वाली है, 196। अब ये तो R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो देयरफॉर R1 प्लस R2 यहाँ से 14 आएगा। क्या ये R1 प्लस R2 मेरे किसी काम का है? अरे बिल्कुल काम का है। स्टेप नंबर 5 में हमें एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन करना है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में R1 माइनस R2 6 दिया था, इक्वेशन नंबर 4 में R1 प्लस R2 आपका 14 दिया है। ऐड कर रहे हो, ये कट गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू 20, देयरफॉर R1 की वैल्यू आ गई 10। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, R2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। यूनिट डालना मत भूलना, सेंटीमीटर और लास्ट लाइन लिख लेना। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वाले इतने क्वेश्चंस करके हम इस चीज़ को ओवर करते हैं। इसके बाद इसी वाले टॉपिक का मैं एक पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें इससे थोड़े से कठिन लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है।